प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी हम लोग जो है जीव विज्ञान के अंदर जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने बात किया था सभी प्रकार के जैविक प्रक्रम के बारे में। जैविक प्रक्रम में हम लोगों ने देखा था कि पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये मुख्य रूप से 4 जैव प्रक्रम थे और इसमें हम लोगों ने पोषण पूरा पढ़ाई कर लिया है। और आज जो पढ़ाई करने वाले हैं वो जो आपका टॉपिक होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए कि आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं श्वसन। यानी कि आज श्वसन हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। श्वसन, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने पोषण पढ़ाई किया था, तो पोषण में हम लोगों ने देखा था कि आखिर सभी प्रकार के जीवों में पोषण कैसे होता है, साथ ही साथ मनुष्य में पोषण कैसे होता है ये भी देखे थे। और आज हम लोग श्वसन पढ़ने वाले हैं। अगर श्वसन के बारे में बोला जाए तो देखिए, श्वसन जो है इसको साधारण भाषा में आप बोल सकते हैं श्वास लेना। क्या लेना? श्वास लेना। अब कोई भी जीव जैसे कि मनुष्य श्वास लेता है तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है और उसके बाद छोड़ता है तो क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब श्वसन जो प्रक्रिया है उसे हम साधारण भाषा में सांस लेना बोल सकते हैं। और इसमें होता क्या है? श्वसन में हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है और इस ऑक्सीजन के कारण हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? हमें मिलती है ऊर्जा। ठीक है, किसके कारण? इस ऑक्सीजन के कारण। और फिर हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं फिर उसको हम क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो सिंपली अगर श्वसन के बारे में बोला जाए कि श्वसन क्या है, तो श्वसन एक प्रक्रम है जिसमें हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन के कारण हमें ऊर्जा मिलती है। आप जितना ही अधिक मात्रा में सांस लेंगे आप उतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। जैसे कि आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं, ठीक है। एक बार लंबा सांस लीजिए, पूरा लंबा सांस लीजिएगा तो, और फिर उसको छोड़िएगा तो उस टाइम पर आपको एनर्जी फील होता है कि नहीं होता है? कि लगता है वो हल्का हमारे अंदर एनर्जी आ गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपने ऑक्सीजन ले लिया ज़्यादा, तो ऑक्सीजन से ही हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। अब देखते हैं कि आखिर श्वसन कैसे हमें फ़ायदा पहुंचाता है, वो भी हम समझने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो अगर श्वसन के बारे में एक लाइन बोला जाए तो बोलेंगे कि श्वसन वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम है। श्वसन क्या है? एक जटिल जैविक, यानी कि जीव में होने वाला, ये निर्जीव में नहीं होते हैं। जैविक मतलब केवल जीव में होता है। सही बात है, सांस लेने का जो काम है वो तो केवल जीव ही करेगा भाई साहब, ठीक है। और रासायनिक प्रक्रम है, ये कोई भौतिक प्रक्रम नहीं है, जिसमें क्या किया जाता है कि कार्बनिक पदार्थों के चक्रण जो है चरणबद्ध, कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। क्या बोला ये लाइन भाई? समझ में नहीं आया। देखिए क्या बोला कि श्वसन जो है एक जटिल जैविक प्रक्रम है, जैविक रासायनिक प्रक्रम है, जिसमें होता क्या है कि कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण। इसका क्या मतलब है? कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण का क्या मतलब है? देखिए, जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन हमें मिलती है हमारे शरीर को मुख्य रूप से, ठीक है। और वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में भोजन को पचाने का भी काम करता है। किसको पचाने का? भोजन को पचाने का। आपको पता होना चाहिए कि भोजन पचने के लिए, भोजन पचने की जो प्रक्रिया है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन हमें मिलती है और उस ऑक्सीजन के हेल्प से हमारा भोजन पचता है और फिर भोजन में और ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होता है और वही ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में क्या होता है? फैलता है, तब हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिल पाता है, ठीक है। तो कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ मुख्य रूप से भोजन उसका होता है ऑक्सीकरण, यानी कि वो ऑक्सीजन के हेल्प से पचते हैं और उसमें ऑक्सीजन मिल करके हमारे पूरे शरीर में
फैलता है और इसी के फलस्वरूप हमें जो है ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब हमें ऊर्जा मिलती है। तथा क्या होता है, CO2 तथा जल बनते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलता है, इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और बाहर क्या आता है, तो बाहर आता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपके छोड़े गए सांस में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और जल भी होते हैं वाष्प के रूप में, यानी कि भाप के रूप में, ठीक है। और यह एक उपचयन क्रिया है। श्वसन एक कैसी क्रिया है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा गया है कि श्वसन कैसी क्रिया है, तो बोलेंगे श्वसन एक उपचयन क्रिया है। कौन सी क्रिया, तो उपचयन क्रिया है। ये आप क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। तो श्वसन के बारे में इतना चीज़ आप याद रखिए। अब बढ़ते हैं आगे, ये तो लगा लीजिए VBI। अपचयन, श्वसन क्या है, एक अपचयन अभिक्रिया है, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। केमिस्ट्री में अपचयन उपचयन क्या है पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ाई करेंगे। श्वसन क्रिया का रासायनिक समीकरण आपसे पूछा जा सकता है। श्वसन क्रिया का रासायनिक समीकरण आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या बताएंगे। श्वसन क्रिया का जो रासायनिक समीकरण है वो होता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज का एक अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु जो है जब रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 6 अणु बनते हैं और ऊर्जा बनता है। ऊर्जा कितना बनता है, तो 2830 किलो जूल ऊर्जा मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए। या अगर पूछा जाए कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी किलो जूल ऊर्जा मिलती है, तो बोलेंगे 2830 किलो जूल, के से किलो, जे से जूल, ठीक है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ऊर्जा हमें जो है हमारे शरीर को ही मिलता है और वो हम शरीर के अंदर ही एब्जॉर्ब करते हैं, उससे हमारा शरीर जो है एनर्जेटिक होता है। नेक्स्ट अब बातें करने वाले हैं श्वसन के प्रकार का। श्वसन के जो प्रकार हैं, श्वसन मतलब ऑक्सीजन प्राप्त करना, श्वसन मतलब ऑक्सीजन प्राप्त करना। तो अलग अलग जीवों में ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है और कई बार मनुष्य भी अलग अलग प्रोसेस से अपना ऑक्सीजन के ज़रूरत को पूरा करता है। तो श्वसन के 2 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, तो श्वसन के होते हैं 2 प्रकार। पहला आप देख सकते हैं कि अनॉक्सी श्वसन, जिसको अवायवीय श्वसन कहते हैं, और दूसरा है ऑक्सी श्वसन, जिसको हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन को प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन कहेंगे। ये अब हमें जानना बेहद ही ज़रूरी हो जाएगा कि अनॉक्सी श्वसन क्या होता है और ऑक्सी श्वसन क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं अनॉक्सी श्वसन क्या है और ऑक्सी श्वसन क्या है। शॉर्टकट में पहले आप यहाँ पर ही समझ लीजिए। अनॉक्सी श्वसन जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन न हो, यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, इसीलिए तो इसको अवायवीय श्वसन कहा गया है। कौन सा, अवायवीय कहा गया है, यानी कि इसमें वायु नहीं होती है। अनॉक्सी श्वसन में जनरली हम वायु को ग्रहण करते हैं तब हमें वहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन अनॉक्सी श्वसन ऐसा श्वसन है जिसमें हमें वायु, जहाँ पर वायु न हो वहाँ पर अगर सांस लेने की प्रोसेस करनी हो तो वहाँ पर होगी अनॉक्सी श्वसन। यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जिस प्रकार का श्वसन होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं साधारण भाषाओं में। और वायवीय श्वसन यानी कि ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं, तो जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में हम सांस लेते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। अब चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। पहला, अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए होता क्या है, कोशिका के कोशिका द्रव में, कहाँ पर, तो कोशिका के कोशिका द्रव में। आप लोगों ने कोशिका के बारे में डिटेल पढ़ाई किया होगा 9th में, कोशिका एक चैप्टर ही है, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि कोशिका जो है, हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं का बना होता है और कोशिका में पाए जाते हैं कोशिका द्रव। तो कोशिका के कोशिका द्रव में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में एंजाइम की मदद से होता है। अभी आपने देखा था कि ऑक्सी का जो आपके
क्या कहते हैं इसको, श्वसन के प्रक्रम में, वो उसमें ग्लूकोज के साथ हम ऑक्सीजन मिला करके तब उसका जो है रिएक्शन करवाए थे, तब हमें जो है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त हुआ था। तो ऑक्सीकरण जो आपके प्रोसेस है उसमें मुख्य काम होता है, क्या होता है, तो ग्लूकोज जो है वो विखंडित होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आखिर अनॉक्सी श्वसन क्या है। तो कोशिका के कोशिका द्रव में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो है एंजाइम की मदद से होता है। होता क्या है कि ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। देखिए, पूर्ण रूप से ग्लूकोज विखंडित नहीं हो पाता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, लेकिन हल्का फल्का तो हो ही जाता है, ठीक है। हल्का फल्का आंशिक मतलब हल्का फल्का ग्लूकोज का आंशिक विखंडन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है। किसके हेल्प से, तो एंजाइम की हेल्प से, यानी कि एंजाइम की मदद से। इसे ही अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। और इसके फलस्वरूप इथेनॉल क्या क्या बनता है, देखते जाइए अनॉक्सी श्वसन में क्या क्या बनता है। तो इथेनॉल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। इस प्रकार के श्वसन से जीव को बहुत कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बताया था कि जो आपके ये प्रोसेस है, ये श्वसन, इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में सांस लेंगे तो ऊर्जा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो ऑक्सीजन ही है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन नहीं है उस टाइम में अगर हमारे शरीर में श्वसन की प्रोसेस हो रही है तो बहुत कम मात्रा में हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ से ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस प्रकार के श्वसन में ऊर्जा कम मिलती है। तो याद रखिएगा कि जो अनॉक्सी श्वसन है इसमें बहुत कम ऊर्जा जीव को मिलता है। ऊर्जा जो है बहुत ही कम मिलता है। ये आप क्या करेंगे, याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। और जो आपके वायवीय श्वसन है उसमें ऊर्जा अधिक मिलती है। दूसरा याद रखिएगा कि हमारे बॉडी को 90% ऊर्जा ऑक्सीजन से मिलता है, यानी कि सांस लेने से मिलता है। 90% ऊर्जा कहाँ से मिलता है भाई साहब, तो केवल ऑक्सीजन से मिलता है, यानी कि श्वसन से मिलता है। और 10% ऊर्जा में क्या हो गया, 10% ऊर्जा में आपका भोजन है, पानी है, जो भी खा रहे हैं आप, फल फूल, दूध, अंडा, मीट, कुछ भी कर रहे हो भाई साहब, कितना प्रतिशत ऊर्जा वो पूर्ति करता है, मात्र 10%। समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे बॉडी को 90% ऊर्जा कहाँ से मिलता है, तो ऑक्सीजन से मिलता है, सांस लेने से मिलता है। और जो आपके 10% ऊर्जा है उसमें भोजन, पानी में तो जनरली कुछ है नहीं, फिर भी हाँ, फल फूल जितने भी आप चीज़ खाते हैं ना, उससे केवल 10% ऊर्जा ही हमें मिलता है। अब आप इस बातों का तुलना कर सकते हैं कि आखिर ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो है ही, ठीक है, और साथ ही साथ आप समझ सकते हैं कि 90% ऊर्जा हमें मिलता है। यही कारण तो है कि अगर भोजन हम न करें, भोजन 10 दिन 15 दिन न करें तो भी हम जिंदा रह पाते हैं, लेकिन अगर सांस 2 मिनट भी ना ले तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर सांस नहीं लेंगे तो ये 90% ऊर्जा का सप्लाई बंद हो जाता है। सांस नहीं लेने से 90% ऊर्जा का सप्लाई क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। 10% ऊर्जा का सप्लाई बंद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जीवित रह सकते हैं 15 से 20 दिनों तक। लेकिन अगर श्वसन मतलब सांस न ले तो 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है कि हमारे 90% ऊर्जा का सप्लाई ही रुक जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से हमें 90% तक ऊर्जा क्या होती है, मिलती है। तो समझ सकते हैं कि क्या है श्वसन और ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है। तो अनॉक्सी श्वसन आप लोगों ने समझा। अब समझने वाले हैं हम लोग ऑक्सी श्वसन, या इसको वायवीय श्वसन भी कहते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट होगा ऑक्सी श्वसन। क्या होता है कि कोशिका के कोशिका द्रव में मौजूद कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का अंग है, यानी कि कोशिकांग है। कोशिकांग यानी कि कोशिका का अंग है। इसमें क्या होता है, पायरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। पायरूवेट का विखंडन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है।
इस अभिक्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो पायरूवेट का विखंडन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, इसे ही क्या कहते हैं, हम वायवीय श्वसन कहते हैं। और इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के श्वसन में जीव को अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो बोलेंगे ऑक्सी श्वसन में, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो है श्वसन होता है, और ऑक्सीजन होगा तो हमें ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि श्वसन क्रम के अंतर्गत विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज का विखंडन ही मुख्य रूप से श्वसन प्रक्रम में किया जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर कैसे कैसे ग्लूकोज का विखंडन होता है, कितने प्रकार से ग्लूकोज का विखंडन हो सकता है, इसको क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने ले लिया ग्लूकोज, ठीक है, और ग्लूकोज को डाल दिया कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव से ये जाएगा पायरूवेट में। कहाँ पर जाएगा? पायरूवेट में जाएगा। और पायरूवेट से आगे का प्रोसेस 3 प्रकार का हो सकता है। पायरूवेट में हो सकता है कि ऑक्सीजन ना हो, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो। तो अगर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होगा तो क्या होगा? ये मुख्य रूप से यीस्ट में होता है। किस में होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का जो विखंडन है वो किस में होता है? यीस्ट में होता है। इसमें इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और ऊर्जा बनता है, और 2 कार्बन अणु बनते हैं। कार्बन के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं, ये याद रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा स्थिति ये भी हो सकता है कि ऑक्सीजन का अभाव हो। ऑक्सीजन हो तो लेकिन कम मात्रा में हो, यानी कि ऑक्सीजन के अभाव में जो है ऑक्सीजन हो लेकिन बहुत ही कम मात्रा में हो। तब याद रखिएगा हमारे पेशी कोशिका में जो है ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो ऑक्सीजन के अभाव में कहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन होगा? तो पेशी कोशिका में। पेशी कोशिका में होगा। इसमें क्या क्या बनेगी? तो इसमें बनेगा लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, और 3 कार्बन परमाणु इसमें होंगे। कितने कार्बन परमाणु होंगे? 3 अणु होंगे, परमाणु नहीं अणु। और तीसरा सबसे अच्छा वाला स्थिति ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी कि जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अभी जस्ट हम बात कर भी रहे थे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ पर जो है होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ऑक्सीकरण का प्रोसेस होता है। तो जब ऑक्सीजन उपस्थित हो, जब क्या हो? ऑक्सीजन उपस्थित हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो ये सारे चीज़ आप क्या करेंगे? याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। 1 सेकेंड वेट कीजिएगा, 1 सेकेंड। तो ये आप लोगों ने देखा कि ग्लूकोज का जो है किस तरह से, मतलब ऑक्सीजन का जो है ये चीज़ें होता है, ग्लूकोज का विखंडन जो है किस प्रकार से होता है। देखिए ग्लूकोज का विखंडन ही श्वसन है। तो 3 स्थिति में ग्लूकोज का विखंडन करना पड़ता है हमारे बॉडी में। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? ये है तीसरा नंबर वाला, ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ग्लूकोज का विखंडन होगा तो ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अगले टॉपिक को समझिएगा। कुछ जीवों के श्वसन अंग। आपको पता होगा कि कई लोग भ्रम में जीते हैं कि मनुष्य तो नाक से सांस लेता है। याद रखिएगा, मनुष्य नाक से सांस नहीं लेता है। बोलेंगे अजीब है सर, मनुष्य तो नाक से ही सांस लेता है। तो अभी देखिएगा कि मनुष्य किस अंग से सांस लेती है। बाकी के अलग अलग जीव के बारे में भी अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चर्चा करेंगे मनुष्य के बारे में। तो मनुष्य याद रखिएगा फेफड़ा से सांस लेते हैं। किससे सांस लेती है? फेफड़ा से। मनुष्य जो है, आप सोच रहे होंगे कि नाक से सांस लेते, देखिए तो नाक एक तरह का रास्ता है ऑक्सीजन को ले जाने का, लेकिन ऑक्सीजन ले जाना श्वसन नहीं है। ऑक्सीजन जब आप नाक में श्वास अंदर करते हैं नाक से, तो वहाँ पर केवल क्या ऑक्सीजन जाता है आपके अंदर? क्या नाक वायुमंडल जो है इसमें तो सभी गैस मिले हुए हैं, सभी गैसों का मिश्रण है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा है।
78%। तो सभी गैस वायुमंडल में मिले हुए हैं। अब आप वायुमंडल में ही सांस लेते हैं तो क्या आपका नाक, हम बोलते हैं कि हम श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो आपका नाक क्या ऑक्सीजन छांट के लेता है? नहीं, आपका नाक ऑक्सीजन छांट के नहीं लेता है। आपका नाक वायु के मिश्रण को लेता है जिसमें सभी वायु होते हैं, और वो नाक लेकर के डायरेक्ट देता है फेफड़ा को। नाक जो है एक रास्ता है, उस रास्ते से जो वायु है वो कहाँ पहुँचती है? फेफड़ा में पहुँचती है, वायु बोलेंगे इसको, ठीक है। वायु फेफड़ा में पहुँचती है, और ये वायु फेफड़ा में जब जाती है तो हमारा फेफड़ा काम करता है ऑक्सीजन को छांटने का, ऑक्सीजन को छांटने का। हमारा फेफड़ा उस वायु में से ऑक्सीजन को छांट लेता है और बाकी सारे के सारे चीज़ को वहीं से वो लौटा देता है। तो सांस लेने का मेन काम फेफड़ा करता है। कौन करता है? फेफड़ा। नाक तो नासा द्वार है, यानी नासा द्वार मतलब सांस लेने का एक रास्ता है। इसके बाद है केचुआ। केचुआ को साधारण भाषा में चाली कहते हैं। कई बच्चे नहीं समझेंगे कि केचुआ क्या होता है, तो चाली समझिएगा, ठीक है। चाली जो है वो त्वचा से सांस लेता है। हमने पिछली क्लास में चर्चा भी किया था कि जो चाली होगा कुछ इस पाइप के जैसे होता है, और ये अपने स्किन यानी कि त्वचा से सांस लेती है। त्वचा से ही ये ऑक्सीजन को सक कर लेती है, यानी कि खींच लेती है, ठीक है। और इससे इसके ऑक्सीजन का जो पूर्ति है वो हो जाता है। और केचुआ विसरण विधि से सांस लेता है। किस विधि से? विसरण विधि से। इसके बाद है मछली या मुख्य रूप से मछली ही, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मछली जो है वो गलफरा से सांस लेती है, न कि फेफड़ा से। गलफरा को इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। तो ऑप्शन में गलफरा रहे या गिल्स रहे, दोनों बात क्या है? बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी में कैसे ये ऑक्सीजन ले पाता है, सांस श्वसन कर पाता है। श्वसन करना मतलब ऑक्सीजन लेना। तो पानी में तो सर जी ऑक्सीजन आप सोच रहे होंगे कि कैसे ले लेता है। तो देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन फ्री रूप में पाए जाते हैं, लेकिन जल में भी ऑक्सीजन होते हैं, क्योंकि जल का रासायनिक सूत्र ही H2O, यानी कि जल में ऑक्सीजन भी है। तो ये जल में जो ऑक्सीजन है घुला हुआ, इसी को ग्रहण करते हैं मछली। आपने देखा होगा मछली को कि वो अपने जब पानी में रहेगा तो वो अपने मुंह को खोले रहेगा और गलफरा को वो चलाता रहता, ऊपर नीचे गलफरा चलाते रहता है। वो क्या करता रहता? गलफरा चला करके वो ऑक्सीजन छांट रहा होता है जल में से ऑक्सीजन छांटता है गलफरा के मदद से। जैसे हम लोग फेफड़ा के मदद से ऑक्सीजन छांटते हैं, उसी तरह से मछली गलफरा के मदद से छांटता है, जिसे गिल्स भी कहते हैं। तो मछली का श्वसन अंग क्या हो गया प्यारे बच्चों? कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये हो गया गिल्स का, ठीक है। इसके बाद कीट पतंग जितने होते हैं, कीट जो होते हैं, उसके श्वसन अंग को ट्रेकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? ट्रेकिया कहा जाता है। कीट पतंग के श्वसन अंग को ट्रेकिया कहते हैं। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग समझने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण नोट हम देखने वाले। पहला याद रखिएगा कि कोशिकीय श्वसन द्वारा निकली ऊर्जा, यानी कि जो उसके द्वारा जो ऊर्जा मिलती है, हाँ, निकली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। किसके रूप में संचित हो जाती है? जो कोशिकीय श्वसन होता है, इसके द्वारा जो ऊर्जा मिलता है वो एटीपी के रूप में संचित मतलब जमा हो जाता है, जिसका कोशिका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो जो कोशिकीय श्वसन है उसमें जो ऊर्जा मिलता है वो एटीपी में जमा हो जाता है, और उस ऊर्जा को कोशिका के ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। किसके रूप में? तो कोशिका के ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। अगर बात करें एटीपी के बारे में, तो एटीपी का फुल फॉर्म जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और ये बॉडी का ही एक जो है अंग है। तो ये एटीपी में संचित हो जाता है, और जब जरूरी पड़ता है तो वहाँ से हम ले लेते हैं, इसलिए एटीपी को ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट चीज़ों का चर्चा करेंगे। पौधा जो है दिन में ऑक्सीजन का निष्कासन करती है, यानी कि दिन के समय पर ऑक्सीजन छोड़ती है, जबकि रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। भाई साहब ऐसा क्यों होता है? देखिए, पौधा, याद रखिएगा कि पौधा के नीचे हमें नहीं सोने की सलाह दी जाती है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, तुलसी का पेड़ हो गया, 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ हैं, बस कुछ पेड़ को छोड़ करके बाकी सभी पेड़
दिन में तो ऑक्सीजन देते हैं लेकिन रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड देने लगते हैं। तो याद रखिएगा कि ऐसा क्यों होता है। हमने बोला कि पौधा दिन में ऑक्सीजन का निष्कासन करती है जबकि रात में कार्बन डाइऑक्साइड का। ये मोस्टली होता है। कैसे होता समझिएगा। दिन में ऑक्सीजन क्यों देता भाई साहब पौधा? क्योंकि दिन में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा, लेकिन रात में तो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सूर्य का धूप नहीं होता है। तो जब रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उस टाइम पर पौधा ऑक्सीजन ले रहा होता, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा होता है। अब आप अगर पौधा किसी बड़े पेड़ के नीचे सोएंगे और तो उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा होता है पौधा। अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। तो इसीलिए रात को किसी पीपल और तुलसी के पेड़ को छोड़ करके किसी दूसरे पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि तुलसी और पीपल के जो पेड़ हैं वो रात में भी हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो उसके नीचे आप सो सकते हैं, कोई बड़ी बातें जो है नहीं है। अब बढ़ेंगे आगे और हम समझने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र। आखिर मनुष्य कैसे सांस लेता है, इसको क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। पहले मानव श्वसन तंत्र को देखते हैं। ये है आपका नासाद्वार। ये क्या है? नासाद्वार यानी कि नाक कह लीजिए। ये तो मुख, गुहा, ग्रसनी, कंठ, ये आप सभी जानते ही हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है इसको कहते हैं श्वास नली। ये जो यहाँ पे पाइप दिख रहा है ये श्वास नली है। और उपस्थि वलय कहते हैं इसे। यहाँ पर जो वलय पाए जाते हैं छोटे छोटे छल्लों की तरह जो आपकी चूड़ी के जैसे दिखाई पड़ते हैं वो वलय कहलाते हैं। उपस्थि वलय कहा जाता है इसको। और मुख्य जो है काम होता है आपका जो है मेन रूप से फेफड़ा का। किसका? फेफड़ा का। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो क्या है भाई साहब? फुफ्फुस है। फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा। फेफड़ा को ही हम साधारण भाषा में क्या बोल देते हैं? फुफ्फुस बोलते हैं। और फुफ्फुस में पाई जाती हैं कोशिकाएं। फुफ्फुस में क्या पाई जाती है? कोशिकाएं। यहाँ पर आप यहाँ से नीचे जो प्रोसेस गया है आप उसमें देख सकते हैं कि जैसे लग रहा है कि पाइप के जैसे जैसे जड़ होता है, पेड़ का जो जड़ होता है ना, ऐसे 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 निकला हुआ है, पेड़ के जड़ के जैसे निकला हुआ है। इसमें से अगर एक जड़ को निकाल करके जूम करके मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर जो जड़ जैसे है। और ये पाइप जैसा होता है। कैसा होता है? पाइप के जैसा होता है। और इसी में ऑक्सीजन का छटाई होता है, मतलब इसमें हवा आया और ये क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन को छांटते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन को छांट करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। अब इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए, मानव श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? तो देखिए बोलिएगा कि श्वसन क्रिया में जो है सहयोग करने वाले मानव शरीर के, किसमें? तो श्वसन क्रिया में सहयोग करने वाले मानव शरीर की नासा गुहा, इसके बाद है नेसोफेरिक्स, इसके बाद है लैरिक्स, इसके बाद है ट्रेकिया, इसके बाद वाक्स जिसको वाक्स बोलते हैं, वाक्स, इसके बाद है दोनों फेफड़े और एक है डायफ्राम आदि अंगों के सम्मिलित रूप को मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। इस सभी छोटे छोटे अंगों को मिला करके जो अंग बनता है उसे मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। और ये सभी के सभी अंग मनुष्य को सांस लेने में मदद करती है। तो अगर मानव श्वसन तंत्र के बारे में पूछे तो आप इतना लिख सकते हैं। इसके बाद आपने देखा कि किस तरह का संरचना होता है मानव के श्वसन तंत्र का। अब हम इसको क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं। श्वसन क्रिया, श्वास कैसे कैसे हम लेते हैं, कैसे कैसे उसका प्रोसेस होता है, अब वन बाय वन करके हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले आप जब सांस लेते हैं तो नासा द्वार में आपका वायु भरता है, फिर आप अंदर उसको लेते हैं। नासा द्वार यानी कि नाक से ना श्वसन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो नाक में आप क्या होता है इसे देखिएगा, नाक यानी कि नासा द्वार, इसके द्वारा वायु हमारे शरीर के अंदर जाती है। सही बात है, नाक के द्वारा वायु हमारे शरीर के अंदर जाती है। इसमें जो है महीन बाल होते हैं। सही बात है, नाक में बाल होते हैं जो वायु के साथ आने वाले धूल कण को रोक लेता है। तो आपने नाक के बारे में देखा, इसे हम शरीर के अंदर वायु को लेते हैं और इसमें जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं,
धूल कण को रोक लेते हैं। नाक का बाल होना एक मुहावरा है। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना एक मुहावरा है। इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा जरा सोचिए, कई बार पूछा भी गया है। तो नाक का बाल होना मतलब बहुत ही प्यारा होना, क्योंकि भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण होना कह सकते हैं, या फिर प्यारा होना, क्योंकि नाक का बाल उखाड़ने में भाई साहब प्राण सा चला जाता है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा या फिर महत्वपूर्ण बोल दीजिए। नाक के बाद जो हमारा वायु है वो जाता है श्लेष्मा में। कहाँ पर जाता है? श्लेष्मा में। नासादार से शरीर के अंदर वायु के गमन में यह सहायक है। जो श्लेष्मा है वो वायु को शरीर के अंदर ले जाने में हेल्प करता है। वायु को शरीर के अंदर ले जाने में हेल्प कौन करता है? तो श्लेष्मा करता है। इसके बाद आता है बारी फेफड़ा का। ये क्या है? वायु कंठ द्वारा फेफड़ा में पहुंच जाती है। सही बात है, कंठ होते हुए फेफड़ा में पहुंचती है। इसमें पाए जाने वाले उपास्थि के वलय वायु मार्ग को पिचकाने से रोकता है। जो फेफड़ा है उसमें उपास्थि के वलय पाए जाते हैं, उपास्थि वलय पाए जाते हैं जो वायु मार्ग को पिचकाने, यानी कि वायु मार्ग को समझ सकते हैं कि चिपकने से रोकता है। क्या करता है? चिपकने से रोकता है। फेफड़ा देखा आपने। इसके बाद कूपिकाएँ का काम शुरू होता है। कूपिकाएँ अभी जस्ट दिखाया था कि फेफड़े में छोटे छोटे जो है बहुत ज़्यादा जर के जैसा, जैसे जैसे पैर में जर होता है ना, उस तरह का कूपिका पाया जाता है जो अंदर से खोखला होता है। जर पैर का तो जर अंदर से खोखला नहीं होता, लेकिन ये अंदर से क्या होता है भाई साहब? खोखला होता है। ठीक है, तो अब कूपिकाओं का काम क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। यह फेफड़ा के अंतिम भाग में गुब्बारे जैसी रचना वाला होता है। यह फेफड़ा के अंतिम भाग में क्या होता है? गुब्बारे जैसी रचना वाला होता है। गैसों का विनिमय इसके द्वारा उपलब्ध कराए गए सतह से होता है। जो कोपिका होते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फेफड़ा में पाए जाते हैं, और वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर लिख भी दिया है कि गुब्बारे के जैसा होता है, फूला हुआ, अंदर से खाली। गुब्बारा तो है ना, जैसे फिगर में आप पीछे देख रहे थे। तो यह फेफड़ा के अंतिम भाग में गुब्बारे जैसी रचना वाला जो है होता है। गैसों का विनिमय इसके दो, विनिमय मतलब लेन देन, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, वह गैसों का लेन देन इसके द्वारा उपलब्ध कराए गए सतहों से होता है। सतह मतलब जो सरफेस होता है, सरफेस यानी कि सतह से होता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 80 वर्ग मीटर के लगभग होता है। बहुत ज़्यादा होता है भाई साहब, 80 वर्ग मीटर कोई कम नहीं हुआ। 80 वर्ग मीटर का सीधा सीधा मतलब है 20 मीटर लंबा और 20 चौके 80, 4 मीटर चौड़ा। 20 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा। क्षेत्रफल कितना होगा समझ सकते हैं, उतना बड़ा क्षेत्रफल होता है कूपिकाओं का। और इसके भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, मतलब जो नस है, कह लीजिए आप, रुधिर मतलब ब्लड ले जाने वाले जो नलिका होता है, जिसको नस कहते हैं हम साधारण भाषा में, उसका जाल सा बिछा होता है। और सांस लेने के समय पसलियाँ ऊपर उठती है। सही बात है, जब सांस लेते हैं तो आपका भी सीना ऊपर उठता होगा, पसली ऊपर उठता होगा, जिससे वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है। अंदर में जो वक्ष गुहा है बड़ी हो जाती है और वायु फेफड़ा में चूस ली जाती है। सही बात है, बड़ा होने के बाद ही हमारे फेफड़ा में वायु को चूस लिया जाता है, जहाँ रुधिर वाहिकाएँ ऑक्सीजन ले जाती हैं। और फेफड़ा से ऑक्सीजन का छंटनी हुआ तो उस ऑक्सीजन को जो नस है, रुधिर वाहिकाएँ हैं, वो ले जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर देती है, और फेफड़ा के जो कोपिका है वहाँ से ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये समझा आपने। अब हम समझने वाले हैं श्वासोच्छ्वास क्या होता है। श्वासोच्छ्वास क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रम है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन शरीर के भीतर लिया जाता है एवं श्वसन के बाद बनी कार्बन डाइऑक्साइड, श्वसन के बाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन के बाद बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में फिर से लौटा दिया जाता है। सही बात है भाई। तो श्वासोच्छ्वास का सीधा सीधा मतलब है श्वास का लेना और छोड़ना।
श्वासोच्छ्वास का मतलब है श्वास का लेना और छोड़ना। तो लेते हैं तो ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप श्वासोच्छ्वास को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। श्वासोच्छ्वास उसमें अगर देखा जाए श्वसन, तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन के दो जो है प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला अंतःश्वसन, जिसको निः श्वसन भी बोलते हैं, अंतःश्वसन या निः श्वसन बोलते हैं। तो अब हम लोग समझने वाले हैं अंतःश्वसन यानी कि निः श्वसन। इसमें क्या होता है, वातावरण से वायु का फेफड़ों में प्रवेश करना अंतःश्वसन है। अंतःश्वसन मतलब श्वसन को अंदर लेना, यही क्या है, अंतःश्वसन है। तो सांस लेने की प्रक्रिया दो है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना, ये दो काम होते हैं। तो वायुमंडल का जो फेफड़ों में प्रवेश करना जो है अंतःश्वसन है, वायु का फेफड़ों में प्रवेश करना अंतःश्वसन है। अब इसके बाद है बाह्य श्वसन यानी कि बाहरी श्वसन या उच्छ्वसन भी आप इसे बोल सकते हैं, नाम से स्पष्ट है बाह्य श्वसन। इसमें क्या होता है कि फेफड़ों के अंदर की वायु का बाहर आना जो है उच्छ्वसन कहलाता है। फेफड़ा में जो वायु का अवशेष बचा हुआ है या कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ वो हम बाहर करेंगे ना जी, तो उसको बाहर करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग उच्छ्वसन या बाह्य श्वसन कहते हैं। उच्छ्वसन या उसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं। अब जलीय जीवों में श्वसन कैसे होता है? हम तो मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं, वायु के कांटेक्ट में रहते हैं तो हमारा श्वसन हो जाता है, लेकिन जल में रहने वाले जीव का श्वसन कैसे होता होगा, सोचो जरा एक बार। तो जल में रहने वाले जीवों का श्वसन कैसे होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जलीय जीव जल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल होता है H2O यानी कि जल में ऑक्सीजन है, इसी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जल में रहने वाले जीव। और जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण, सही बात है, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन वायुमंडल में है उतना ज़्यादा ऑक्सीजन तो जल में नहीं है, इसके कारण इसका श्वसन दर जो है स्थलीय जीव की तुलना में कम होता है। हम लोग जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ले पाते हैं, लेकिन जल में रहने वाले जीव जल्दी जल्दी ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। जैसे कि मछली अपने मुंह से जल लेकर उसे बलपूर्वक जो है कलोम तक पहुंचाती है, जहां विलय ऑक्सीजन रुधिर ले जाता है। तो इस तरीक़ा से जल में रहने वाले जीवों का श्वसन होता है। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का, लेकिन आज नहीं बात करेंगे, अगले क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न का क्या करेंगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। श्वसन के बारे में आज जितना आपने पढ़ा, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलेंगे अगले क्लास में।